नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी हमारे पास। पहले जो मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बना के पढ़ाता था, पहले आपको पढ़ाने से पहले मैं पीपीटी तैयार करता था और पीपीटी माध्यम से पढ़ाता था, लेकिन आज से हमारा जो वेबसाइट है आप सभी के लिए वो तैयार हो चुका है। तो हम डायरेक्टली आज से आपको वेबसाइट के माध्यम से ही समझाएंगे। अपने वेबसाइट के माध्यम से समझाने से ये फायदा होगा कि आप लोगों को अगर नोट्स वगैरह की जरूरत होगी तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और सारे पॉइंट्स का डिटेल्स होगा और सारे पॉइंट्स को डिटेल्स को मैं और भी अच्छे तरीके से आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तो आज जो है वो हमारा क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 शुरू होने वाला है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के वीडियोस आप लोगों के लिए बना दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर आप उन वीडियो को देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। जो मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जो अंतरराष्ट्रीय पटल पे ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे संगठन होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। आज हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर से ध्यान से समझिए कि ये हमारा क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का पार्ट 1 है, जिसे आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है विश्व राजनीति, ये काफी दिलचस्प चैप्टर भी है और बहुत ही आसान है। अगर आप सही तरीके से समझते हैं ना तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा समझने में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चैप्टर के नाम को लिख दिया है और हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा 6 चैप्टर का, वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन के ऊपर ही ये पूरा हमारा चैप्टर है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है। ये नोट्स खुद से लिखे हुए हैं, इसीलिए आपको ये बिल्कुल आसान लगेंगे। आसान भाषा है और आसानी से और मैं इसको आसान बना दूंगा आपको समझाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में, मतलब जो इनका उद्देश्य होता है, जो इनका एम होता है, व्यापक होते हैं, पर्याप्त होते हैं। मतलब अपने काम के प्रति ये मुस्तैद होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान एवं शांति और सुरक्षा स्थापित करने और विभिन्न देशों के बीच शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? अंतरराष्ट्रीय संगठन एक ऐसी संस्था है जो देश जो होते हैं, जो देश इसमें शामिल होते हैं, वो उन देशों के अंदर विवाद मतलब झगड़े लड़ाई को समाप्त करता है और शांति बहाल करने का काम करता है। मतलब वहां पे शांति स्थापित काम करता है। इसके अलावा ये अपने अंतर्गत आने वाले उन सभी देशों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? वहां पर सीधा जवाब होगा आपका, अंतरराष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संस्था या ग्रुप है जो अपने अंतर्गत आने वाले सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करता है और यदि इनके बीच किसी तरह की लड़ाइयां होती है तो उन लड़ाइयों को भी समाप्त करता है। ये हमारा है अंतरराष्ट्रीय संगठन। और ये इन सभी कार्यों को करने में, ये जितने भी हमारे देश के बीच या हमारे देश से अन्य देशों के बीच लड़ाइयां होती है या किसी प्रकार की परेशानियां होती है, ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन सिर्फ लड़ाइयां और शांति बहाल नहीं करता, और भी बहुत सारे कार्यों को करता है, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर आपसे पूछा जाए कि आवश्यकता क्यों होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, हमें किन कारणों से हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है, तो कुछ परेशानियां होती है, कुछ समस्याएं होती है देशों के बीच। देश हमारा क्या है? एक घर की तरह है, और घर में भी हमारे अक्सर कुछ न कुछ परेशानियां होती है, कुछ न कुछ समस्याएं होती है। तो घर के जो बड़े हैं वो उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, ये हमारे देशों के मुखिया हैं और ये हमारे देश में आने वाले परेशानियों की समस्या जो होती है उन्हें समाप्त करते हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती है जिनसे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। हाल फिलहाल में आपने पैंडेमिक कोरोना देखा, क्या है कि किसी एक देश के लिए था? नहीं, ये पूरे विश्व के लिए था। इसमें पूरे विश्व के लोग परेशान थे, पूरे विश्व के देश परेशान थे। ऐसे में ऐसे समय में ही अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं? इन देशों की मदद करते हैं।
देखिए, आप यह भी कह सकते हैं इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए कि हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो कुछ परेशानियां तो ऐसी होती है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते, हम असमर्थ होते हैं, इसमें हम असमर्थ होते हैं, हमारी सक्षम इतना नहीं होता कि हम उन परेशानियों को समाधान में ले पाए और समाधान कर पाए। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इन समस्याओं को समाधान देता है और समाप्त करता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है ये भी आपको समझ में आ गया, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है हमें वो भी समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, अच्छे से समझ लेना है, बिल्कुल अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थान है, ऐसा ग्रुप है जो अपने अंतर्गत आने वाले देशों की समस्याएं, सुरक्षा आदि पर भरपूर ध्यान देती है। वो अपने देश, वो किसी भी देश जो उसके अंदर आते हैं उसके अंदर मारपीट, लड़ाई झगड़ा आदि को शांतिपूर्ण तरीके से समझाता है। कोई परेशानी है तो उसे भी वो समाधान देता है। अब कहे कि आपको इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप ये बताएंगे कि कुछ ऐसी समस्याएं होती है, ऐसी परेशानियां होती है जो अकेले देश से सॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मदद लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनकी मदद भी करता है। अच्छा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य क्या हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना। हमारे पड़ोसी देशों के साथ अक्सर हमारी लड़ाइयाँ होती रहती है। हम पाकिस्तान से कभी कभी झड़प हो जाती है, कभी चाइना से झड़प हो जाती है, कभी नेपाल से हो जाती है, कभी बांग्लादेश से हो जाती है। तो ऐसे समय में यही अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे इन समस्याओं को समाधान देता है और वो एक जगह बैठा के शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से कुछ ऐसा निचोड़ निकालता है जिससे हमारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो कार्य में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, तो सबसे पहला पॉइंट, सारे चीज पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, बस आपको एक बार समझ लेने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विवादों को, मतलब लड़ाई झगड़े को शांतिपूर्वक निपटाने का कार्य करता है। दूसरा है युद्ध की रोकथाम में सहायक। अक्सर हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश पे आक्रामक हो जाता है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध हो भी जाती है, जैसे रसिया और यूक्रेन में हो गया। ऐसे में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, युद्ध, ऐसे युद्ध को, वार को रोकने का काम करता है कि नहीं आप युद्ध मत कीजिए, आपको जो समस्या है उसका समाधान दिया जाएगा, उससे जुड़े आपको जो भी परेशानी है वो हम एक जगह बैठ के इसे समाप्त कर लेंगे। विश्व की आर्थिक विकास में सहायक, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल एक देश को न लेकर पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं उन सभी देशों के ऊपर काम करता है और उनके इकोनॉमिकल सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करता है। ये तो आपको पता है कि आर्थिक व्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी देशों के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करता है। प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटना। देखिए, अभी हमने कोरोना के पैंडेमिक से बात किया था, क्या था कि पूरे विश्व जब कोरोना से परेशान हो रहा था तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WHO हो गया, जो बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया था, बहुत तरह के निवारण दिए, बहुत तरह के कार्य किए, देशों को बहुत तरह से सहायता किया, वित्तीय सहायता भी दिया। तो प्राकृतिक आपदा, या तो आप कहिए प्रकृति के द्वारा जो भूस्खलन, भूकंप, बिजली का गिरना, ये सारे जो कार्य हैं, इनसे भी अगर आप परेशान हैं, आपका देश परेशान है, तो ऐसे समय में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी मदद करता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि महामारी से निपटने के लिए, किसी तरह की बीमारी, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, किसी अन्य तरह की बीमारी से भी अगर आपका देश परेशान है और इलाज में असक्षम है, पैसे में असक्षम है, तो ऐसे में क्या होता है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी वित्तीय सहायता करते हैं, आपको दवाई मुहैया करवाते हैं, आपके देश के प्रति खास ख्याल रखते हैं, जिससे आप महामारी या प्राकृतिक आपदा से बचे और आपका देश उन्नति करे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। एक देश जब किसी तरह के व्यापार को करना चाहता है या किसी तरह के संगठन से जुड़ना चाहता है, तो ऐसे में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं वो आपकी मदद करते हैं। एक तरह समझिए ना कि जैसे एक छोटा सा बच्चे को हाथ पकड़ के ऊपर की ओर ले जाया जाता है ना, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन
कमजोरों देश को, जो कमजोर देश हैं या फिर जो देश आगे बढ़ना चाहते हैं या जो देश जो विकासशील हैं, जैसे हमारा भारत ही हो गया, तो ऐसे में उनको हाथ पकड़ के वो आगे की ओर खींचता है कि आप आओ और विकास करो। वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। अभी आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे विश्व में एक समस्या है प्रदूषण, और प्रदूषण से जुड़ी और भी कई सारी समस्याएं हमारे पास आ रही है, जैसे बारिश का न होना, मिट्टी का बंजर होना, ग्राउंड लेवल वाटर की परेशानी। तो इन सभी चीजों में भी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर एक देश की मदद करता है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये किसी एक देश का संगठन नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय संगठन भी होता है और इससे पहले हमने बात किया था क्षेत्रीय संगठन के बारे में, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके अंतर्गत विश्व के वो सभी देश आते हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, और ये अपने से जुड़े हुए सभी देशों के लिए एक समान काम करता है। इस तरह से आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्य क्या हैं और किस तरह से अंतरराष्ट्रीय संगठन कार्य करता है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पे अंतरराष्ट्रीय संगठन कार्य करता है। अब देखिए, मैं आपको दुनिया के कुछ मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। प्रभावशाली कहने का मतलब है ये कुछ मुख्य ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व लेवल पे काम करते हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन तो आपको समझ में आ गया, उनके कार्य समझ में आ गया, वो क्या होते हैं वो समझ में आ गया। तो अब तो एक ये पॉइंट भी बनता है ना कि हम उन संगठनों के बारे में भी बताएं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं, जिन्हें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें सबसे पहले आता है लीग ऑफ नेशन। देखिए, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको दिया है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। और कभी कभी ये वैकल्पिक मतलब वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है एक नंबर में। सबसे पहला जो है वो है लीग ऑफ नेशन, दूसरा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तीसरा जो है वो विश्व बैंक है, चौथा जो है वो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और ह्यूमन राइट्स वॉच है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये कुछ विश्व लेवल पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे विश्व लेवल के लिए काम करते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। और ये किसी खास एक देश को ध्यान न देकर अपने संगठन या फिर पूरे विश्व में आने वाले उन सभी देशों पे काम करती है जो इनके अंतर्गत आते हैं। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो काफी फायदेमंद होते हैं हमारे देशों के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम असमर्थ होते हैं, हम वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में वो संगठन हमारे लिए अपना हाथ बढ़ाता है और हमारी मदद करता है कि आप इन कार्यों को करें। या अगर कुछ दिक्कत है, वित्तीय दिक्कत है, मान लो पैसे की दिक्कत है, पैसे नहीं है हमारे पास, फंड नहीं है, तो वहां पर वो फंड भी मुहैया करवाता है, पैसे भी देता है। दवाई नहीं है तो दवाई मुहैया करवाता है। अगर किसी अन्य तरह की परेशानियां भी है तो उसे भी वो सॉल्यूशन देता है। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे विश्व के लिए, हमारे देशों के लिए। अगर हम बात कर ले, अभी मैंने आपको जैसे बताया ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लीग ऑफ नेशन है, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये सभी बहुत बड़े संगठन है पूरे विश्व लेवल पे जो पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन है। उसमें सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण आता है वो आता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। का नाम किसने नहीं सुना होगा, ये तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कार्य करने वाला संगठन है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये आपके चैप्टर के अलावा आपके जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पे यूएनओ से जुड़ी संबंधित मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। यहाँ तक कि ये यूपीएससी तक के लेवल में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945। रट लीजिए ध्यान से बिल्कुल, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, 24 अक्टूबर 1945। सदस्य देशों की संख्या अभी फिलहाल वर्तमान में अगर बात कर ले तो 193 है, काफी ज्यादा देश हैं। मतलब लगभग आप ये समझ लो विश्व के जितने भी देश हैं वो सब यूएनओ से जुड़े हुए हैं, सारे देश। मतलब
पूरा विश्व जुड़ा हुआ है यूएनओ से। अब आप समझ सकते हो, ऐसा संगठन जिसे विश्व के सभी देश जुड़े हुए हो तो वो तो बड़ा संगठन ही होगा ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके साथ मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, स्थापना जो यूएनओ का है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में अभी 193 है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क है। ध्यान से समझिएगा, न्यूयॉर्क है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। जब यूएनओ का स्थापना हुआ उस समय लीग ऑफ नेशन का ये उत्तराधिकारी है। देखिए, लीग ऑफ नेशन जो है ये इसका उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ और सिर्फ 51 देश थे, 51। जो अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में 193 है, वो जब शुरुआत का समय था, जब यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, तो उस समय इसमें सिर्फ और सिर्फ 51 कंट्रीज थे, 51 देश थे। भारत भी इसके संस्थापक देशों में से है। अगर आप नहीं जानते तो समझिए कि शुरुआत में जब इसकी जन्म हुआ था यूएनओ का, तब से ही भारत इसमें शामिल है, मतलब भारत भी इसके संस्थापक देशों में से है। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई थी। मई 2013 की अगर बात की जाए तो इसकी सदस्यों की संख्या 193 हो गई थी, 193 हो गया था। और जो सबसे लास्ट वाला देश है जो 193 स्थान पर इसमें जुड़ा है वो दक्षिणी सूडान है। सूडान का नाम सुना है ना आपने? एक देश है, तो दक्षिणी सूडान जो है वो सबसे अंत में जुड़ा है 2013 में। वही 193वां देश था, मतलब 193 पे जिसका नंबर आता है वो सूडान है। और 30 अक्टूबर 1945 में जुड़ा था। अब सब यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में समझ में आ गया होगा। स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945। अभी के वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या इसके अंदर 193 है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। और मैं आपको बता दूं कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, तो उस समय यहाँ पे 193 देश नहीं थे। उस समय सिर्फ और सिर्फ 51 देश थे, मतलब 51 देश थे। और भारत जो है वो यूएनओ के संस्थापक देशों में से आता है, मतलब जब से यूएनओ बना है तब से भारत उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इसे भी ध्यान से समझिएगा। और लास्ट में जो 193वां मतलब 193 नंबर पे जो देश जुड़ा है ना, उसका नाम है दक्षिणी सूडान। इस तरह से आपने देखा कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, मतलब किन कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब से मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब पे, मैंने उसके कार्य और उद्देश्य पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया, क्योंकि उद्देश्य जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को बंद करवाना, मतलब कि जो एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है ना अभी, ऐसे ऐसे झगड़ों को ये खत्म करवाता है। कौन? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये हमारे पूरे विश्व के अंदर। अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को बंद करवाता है। राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, एक देश से दूसरे देश के बीच हेल्पिंग नेचर पैदा करो। हेल्पिंग नेचर, एक दूसरे की मदद करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे की ओर अच्छी दृष्टि से देखो, व्यापार को बढ़ाओ, आर्थिक स्थिति को बढ़ाओ, संस्कृति को बढ़ाओ, सामाजिक दूरी को खत्म करो। ये कौन करता है? ये यूएनओ करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तभी तो इसको हम विश्व लेवल का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर आने वाले सभी देशों को पूरा सहायता देता है। अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए, कोई देश अगर लड़ने को उतारू हो जाए, तो शत्रुता के दायरे को खत्म करता है, कम करता है, कहता है तुम दुश्मनी खत्म करो। दोनों को मनाता है, बाबू सोना करके मनाता है कि कहता है बेटा लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, आपस में लड़ोगे नुकसान होगा, वित्तीय नुकसान होगा, इकोनॉमिक सिस्टम खराब होगा तेरा, सामाजिक दुनिया बढ़ेगी, संस्कृति खराब होगी तुम्हारी, और एक की नहीं होगी, दोनों की होगी, और दोनों बदनाम हो जाओगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, मतलब सभी देशों के बीच तुम बदनाम हो जाओगे। तो उनके शत्रुता के दायरे को खत्म करता है। पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, एक देश के लिए ना, मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो किसी एक देश के लिए काम नहीं करते हैं, ये पूरे विश्व के देशों के लिए काम करते हैं और उनके अंदर सामाजिक आर्थिक विकास को लाते हैं। मतलब उनके देश में व्यापार बढ़ाते हैं, संस्कृति पे ध्यान देते हैं, उनके सामाजिक दूरियों को खत्म करते हैं।
आपदा, महामारी एवं अन्य किसी समस्या में भी मदद करते हैं। यदि आपके देश में किसी प्रकार का आपदा आ जाए, बीमारी आ जाए या और भी कोई समस्या आता है, तो ऐसे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका कार्य है कि वो आपकी मदद करे और आपको इन समस्याओं से बाहर निकाले। तो इस तरह से आपने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें मौजूद देशों की संख्या क्या है, इनका मुख्यालय क्या है, भारत इनके साथ कब से जुड़ा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को भी मैंने समझा दिया। ये सारे पॉइंट टू पॉइंट है, आपको बस याद कर लेना है और एग्जाम में लिख देना है, बाकी तो आपका नंबर भरपूर आने वाला है। अगला पॉइंट जो है हमारा, वो पॉइंट कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके अंग का क्या नाम है, मतलब वो किन किन चीजों के ऊपर टिका हुआ है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं जिसके ऊपर वो काम करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किन किन मुद्दों पे काम करता है, उनके स्टेप क्या हैं, उनके अंग क्या हैं, वो किन चीजों पे इस तरह से खड़े हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उनके अंदर एक सुरक्षा परिषद है, जिनका काम है सुरक्षा प्रदान करना अपने देशों और संगठन के अंदर आने वाले जो 193 कंट्रीज हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब अब देखिए आप लोगों को तो पता है ना, अगर हमें किसी से लड़ाई हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। अगर देश का देश से लड़ाई हो जाए तो वो किसके पास जाएगा, वो तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो हमारे देश का सबसे उच्चतम न्यायालय है। लेकिन अगर देश से देश की लड़ाई हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे और वहां से उनका न्याय होगा। सचिवालय, इनका अपना कार्य करने का एक सचिवालय है, जहां पे ये अपने आने वाले संगठन के अंदर जो देश होते हैं उनकी उन्नति के लिए विचार करते हैं। आम सभा, ये सभा भी लगाते हैं, मतलब देशों के जो मेंबर होते हैं उनके साथ ये डिस्कशन भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में होता है। न्याय संहिता परिषद, और न्याय से जुड़ा हुआ वहां पे कार्य किया जाता है। देखिए ये सब जो है ना, इनके आप एबिलिटी में बता सकते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे जो कार्य हैं इनके, उनमें आप इन सब चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल सिस्टम पे भी काम करना है इनको, और सामाजिक मतलब कि अपने समाज को, उनके समाज को, देश के अंदर आने वाले समाज को उन्नति कैसे किया जाए उसके ऊपर भी ये काम करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे ये 6 अंग है इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बता सकते हैं। इस तरह से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके अंगों के नाम भी खत्म हो गए हैं। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद को जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। मैंने आपको बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे शक्तिशाली अंग क्या है, सुरक्षा परिषद है। इसके कुल 15 सदस्य हैं। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, और ये 15 सदस्य जो हैं इसमें से 5 सदस्य जो है वो अस्थायी है। ये बहुत आगे तक आपको आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिएगा। सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मजबूत खम्मा है, पिलर है, और इसमें कुल 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य है देशों की संख्या, जिसमें से 5 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं, परमानेंट है, और 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी होते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये अस्थायी और अस्थायी क्या होता है भाई, तो आप बताओगे अस्थायी मतलब परमानेंट, और अस्थायी मतलब जो परमानेंट नहीं है। इन देश के पास वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर क्या है, आ गया चैप्टर 6, जिसमें मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में वीटो पावर बताऊंगा। तो वीटो पावर से पहले हम सुरक्षा परिषद को जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों के नाम समझ लीजिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अपना पड़ोसी देश चीन, ये भी कम हरामखोर नहीं है, ये भी उसमें शामिल है अस्थायी सदस्य में। और जब भारत, याद होगा ना कि हमने मसूद को जब आतंकवादी घोषित करने के लिए बोला, तो यही चाइना जो है उसको अपना बाप समझ के वीटो पावर लगा के रोक दिया, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसे आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। ये होता है वीटो पावर। इसके पास वो पावर है जो इन सभी जो 5 सदस्य है ना उसमें से किसी भी फैसले को रोक सकता है, खत्म कर सकता है। जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। इनके जो है ना वो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं, मतलब इन्हें ना सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अस्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। जो परमानेंट वहां पे जो सदस्य है ना उनको
वीटो पावर का अधिकार रहता है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस ढांचे के कार्य करने की प्रक्रिया दोनों की सुधार पर जोर पकड़े। देखिए वीटो पावर जो है ना वो इन 5 सदस्यों के पास तो है, लेकिन इसमें और जो देश हैं, अब ये 5 देश ही वीटो पावर मतलब कि अपना अपना हुकूमत चलाएंगे जो मन होगा वो, लेकिन और देशों का कहना ये है, जो हमारे 193 देश हैं उनका कहना है कि इनकी संख्या बढ़ाओ, अस्थायी लोग में और लोगों को जोड़ो और अस्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। इस तरह से आपने देखा सुरक्षा परिषद के बारे में। अब सुरक्षा परिषद के महासचिव जो होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उस संघ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। महासचिव जो होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। मेन पार्ट जो है यहाँ पे सुरक्षा परिषद का वो महासचिव ही होता है। वर्तमान में अगर महासचिव की बात कर ली जाए कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जाता है। जो कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। जो सुरक्षा परिषद के अभी महासचिव हैं, सुरक्षा परिषद जो कि यूएनओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे पावरफुल अंग है, उसके महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल से हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? देखिए वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो परमानेंट मेंबर हैं वो इसके वीटो पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीटो पावर अस्थायी देशों को प्राप्त वह अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। कोई भी फैसला आप लोगे तो ये जो अस्थायी सदस्य है ना वो आपके फैसले को रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये है वीटो पावर। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगर पूरी सदस्यों की बात कर ली जाए तो कुल सदस्यों की संख्या 15 है, और लेकिन यहाँ पे एक देश के वीटो पावर की जो पावर है वो एक ही है। ये नहीं है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है तो उसके पास 2 वीटो पावर है, वो अपने मत को 2 बार गिन सकता है। नहीं, जैसे कि हमारे भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक जनता का एक मत काउंट होता है, ऐसे ही वीटो पावर में मौजूद सदस्यों की संख्या जो है उसमें उनके मत का एक ही वैल्यू होता है, वो एक ही वोट के रूप में गिना जाता है। 2006 तक की अगर बात कर ली जाए, जो सर्वेक्षण हुआ 2006 में, उसमें वीटो पावर का उपयोग किन देशों ने कितनी बार किया? तो अमेरिका ने 2006 तक, जब से ये वीटो पावर आया है तब से 82 बार यूज किया है, 82 टाइम्स वीटो पावर का उपयोग किया है। चीन ने 4 बार किया है, चीन ने कुल 4 बार वीटो पावर का यूज किया है। रूस जो है वो 122 बार यूज कर चुका है, रूस ने 122 बार अभी तक वीटो पावर का उपयोग कर लिया है। फ्रांस ने 18 बार किया है, फ्रांस की अगर बात की जाए तो उसने 18 बार वीटो पावर का उपयोग करके किसी कार्य को संपन्न किया है। और ब्रिटेन जो है वो 32 बार किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए 2006 तक की जो सर्वेक्षण है उसके हिसाब से अगर वीटो पावर की बात कर ली जाए तो अमेरिका ने 82 बार किया है वीटो पावर का उपयोग, चीन ने 4 बार किया है, रूस ने 122 बार किया है, फ्रांस ने 18 बार किया है और ब्रिटेन ने 32 बार किया है। तो इस तरह से आपने देखा कि 2006 तक का जो वीटो पावर होता है वो किस देशों ने किस तरह से इस्तेमाल किया है। इसमें हमारा भारत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अस्थायी सदस्य में हमारा भारत नहीं है, हमारे भारत के पास वीटो पावर जैसी समस्या बनी हुई है। चीन के कारण हम इसमें नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि चीन हमारा हमेशा से विरोध करता है और आपको पता है कि चीन के साथ हमारा बनाव नहीं है, मनमुटाव है और वो नहीं चाहता कि हम इसमें आ जाएं। तो इस तरह से आपने देखा कि 2006 तक के वीटो पावर का क्या उपयोग हुआ है। 2006 के बाद मैंने आपको इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पार्ट 1 के लिए वो सब बता दिया है। अब मैं आप सभी के साथ पार्ट 2 में मिलूंगा। इसके शायद 2 पार्ट्स बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें हमारा पूरा चैप्टर 6 जो है वो समाप्त हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि 12th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी तैयारी करने में उन्हें मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।